नमस्कार दोस्तों, बजट के इस एपिसोड पे मैं आपके साथ उपस्थित हूँ और आज के अपने इस बजट स्पेसिफिक जो मेरा स्टेटमेंट है, सेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और ये बेसिकली इस बात पे होगा कि जो गवर्नमेंट के 5 पिलर्स थे इस बजट के, जो निर्मला सीतारमण जी ने कहा था, उनके बेस पे आप कौन-कौन से सेक्टर में पैसा लगाएँ और कौन सी कंपनियों में पैसा लगाएँ। मैं इसी चीज़ के ऊपर आपसे आज बात करने जा रहा हूँ और आपसे उम्मीद है और विश्वास है कि आप लोग मेरा जो बल्कि आपका जो चैनल है फिन ग्रोथ मंत्रा, उसको सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे और ना केवल खुद लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे और बेल आइकन दबाते रहेंगे, बल्कि अपने दोस्तों और परिवार वालों से भी करवाते रहिएगा। यही आपसे, क्योंकि जो बता रहा हूँ उनको भी मदद मिलेगी और सीखने में आसानी रहेगी, क्योंकि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो आपको नुकसान करे। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं एक हमेशा कहता हूँ, इवन अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ उसके बाद आपको भी एनालाइज़ करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में अपना एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट होता है और वो आपको सीखना चाहिए और करना चाहिए। अभी तो क्योंकि बजट आ गया तो इसलिए मैंने बजट के बारे में आपको बता रहा हूँ, लेकिन धीरे-धीरे अपने जो एकेडमिक वीडियोज़ हैं वो भी अपलोड करूँगा, क्योंकि अभी मैंने कल-परसों अपने कुछ मित्रों को कहा कि 180 की सीई खरीद लो, एंड दैट पर्सन वाज़ क्वेश्चनिंग मी कि साहब, आपने कहा सीई खरीदो, इस नाम का तो कोई स्टॉक है ही नहीं। बेसिकली सीई रिप्रेजेंट कॉल ऑन इक्विटी। तो मैं इस तरह के वीडियोज़ भी आपके लिए अपलोड करूँगा, जिससे कि आप जब इकोनॉमिक्स टाइम्स या कोई भी न्यूज़ चैनल देखते हैं तो आपको उसको समझ में आ सके। तो शुरू करता हूँ भाइयों। जैसा कि आपने कहा कि को पता ही है आप लोगों को कि बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं। तो सरकार ने भी अपने इस बजट में किसानों को खुश करने की कोशिश की, और जब उन्होंने खुश करने की कोशिश की तो उसमें कुछ जो कंपनियां जो उसके फ़ायदेमंद रहेंगी वो उसमें मेन हैं। और जो हमारे मित्र हैं, जिन्हों को जो हमारे ग्रुप में थे, उनको पता है कि मैंने उनको कहा था कुछ शेयर्स लेने के लिए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करता है और उसमें सबसे बड़ी जो विनर है, जो उनका मेन पिलर होगी, वो है अवंती फीड्स। क्यों होगी? क्योंकि अवंती फीड जो है, वो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होनी हैं, उसका वो एक बहुत बड़ा पार्क होंगे, पार्ट होंगे। और इसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल मल्टीपर्पज सी वीड पार्क इनका तमिलनाडु में है। स्कॉट्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जो हैं वो बेनिफिट होंगे इससे, एग्री इंफ्रा से, रूरल इंफ्रा से। इसके अलावा जो स्टॉक लाइक स्कॉट्स, कावेरी सीड्स, पीआई इंडस्ट्रीज, चंबल फर्टिलाइजर्स, देन केमिकल की अगर यहीं से लगता हो बात कर लूँ तो दैट इज ऑल्सो विपुल ऑर्गेनिक एंड मेघमनी ऑर्गेनिक, दे विल बी प्लम, विपुल ऑर्गेनिक एंड दिस विल बी द गुड वन। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो 100,000 यानी 1000 मंडीज को जो ई सिस्टम से जोड़ने जा रही सरकार, उसका भी फायदा होगा। दूसरा, गवर्नमेंट जो कमिटेड है एमएसपी को 1.5 करोड़, उससे भी फायदा होने जा रहा है। अब बात आती है ऑटो सेक्टर की। लेकिन ऑटो सेक्टर की बात मैं दोबारा करूंगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर में कई वैरायटीज़ हैं। मतलब ट्रांसपोर्ट कंपनियां भी हैं जो पैसेंजर के काम करती हैं, देन कार्गो की भी कंपनियां हैं जो काम करती हैं। इसके अलावा जो ऑटो एंसिलरीज हैं, उनका भी अपना बिजनेस है, उनमें कुछ को नुकसान होने वाला है, तो मैं उसकी भी बात करूंगा। इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो इस सेगमेंट का एक सबसे बड़ा अ, जो इस बजट में मैं कहूँ आपको, वो सबसे बड़ा एक बेनिफिशियरी होके उभरा है, क्योंकि सरकार ने एक तो ये कहा कि 74% वो एफडीआई को अलाउ कर देगी, और साथ में 2 जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो हैं प्रतीन, उनमें से एक को वो डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और एलआईसी का आईपीओ लेके आ रहे हैं। तो इंश्योरेंस सेक्टर में इस समय बड़ी बज है, और इसीलिए इसका जो सबसे बड़ा फायदा होने जा रहा है वो एसबीआई लाइफ को, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को होगा। और इसके लिए आप लोगों को जरूरी है कि आप इसको एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में अपने स्टेक को बढ़ा लीजिए। तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। इसके अलावा मैं अगर ऑटो सेक्टर की दोबारा आपसे बात करूं, तो वो इसी तरह ऑटो सेक्टर के तो मैं करूंगा ही बात, लेकिन इसके अलावा जो बैंक्स हैं,
बैंक्स में पीएसयू बैंक्स को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा, तो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी खरीद लीजिए आप, बैंक ऑफ इंडिया, इनको बड़ा फायदा होने वाला है। अब बात आती है कि सरकार ने इसमें एक ये भी कहा कि वो 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। अब वो 2 बैंकें कौन-सी हो सकती हैं? देखिए साहब, जिन बैंकों को मर्ज किया उनमें तो छेड़छाड़ सरकार मुझे लगता नहीं करने वाली है। तो सरकार के जो रडार है उसके ऊपर कौन-सी बैंकें हो सकती हैं? एक आपकी हो सकती है पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक हो सकती है। इसके अलावा सरकार इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में सोच सकती है जो यहाँ पे है। इसके अलावा सरकार सोच सकती है कि जो आपका इलाहाबाद बैंक है उसके बारे में भी सोच सकती है कि उसको निकाल दे। तो इन बैंकों के लिए थोड़ा-सा आने वाला है, तो अब इस पूरे सेगमेंट का फ़ायदा होने वाला है। इन सब के अलावा बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि सरकार एक बैड बैंक बनाने जा रही है। उस बैड बैंक में का मतलब ये है कि जितना भी इनका कचरा है यानी एनपीए है, उसका उठा के इस बैड बैंक को दे दिया जाएगा। बैड बैंक 15:85 यानी 15:85 के रेशियो पे काम करेगी, यानी 15% तो इसको तुरंत बैंकों को मिल जाएगा पैसा, और 85 जब वैल्यू रियलाइजेशन हो गया। वैल्यू रियलाइजेशन कैसे होगी? ये जो बैड बैंक इसको एसेट्स को लेगी, एनपीए को, बैड एसेट्स को, उसको वो किसी अल्टरनेट फंड इंस्टीट्यूशंस को, एफआई को दे देगी, यानी कोई हेज फंड वगैरह को, और जो उसको रिलाइज करेंगे और उसको एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू मार्केट में बेचने की कोशिश करेंगे। उससे जो पैसा रिलाइज होगा पहले 85% बैंक को दिया जाएगा, उसके बाद बचा हुआ ऑब्वियस हेयर कट लगेगा बैंकों को ब्याज के नाम पे, बाकी उनको मिल जाएगा। तो बैंकों के लिए पॉजिटिव ये होने जा रहा है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र वगैरह वो सेल होने की कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए फ़ायदा है, जैसे कैनफिन होम्स है। इसके लिए फ़ायदा ये है कि टैक्स हॉलिडे जो अफोर्डेबल हाउसिंग में था, उसको इंक्रीज कर दिया गया है। हेल्थ केयर में अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर लाल पैथ लैब, मेट्रोपोलिस, इन सभी के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। नारायणा हृदयालय है, इसके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि फार्मा कंपनीज हैं, उनको जो वैक्सीनेशन वगैरह आ रहा है, तो 21-22 के लिए उनको फ़ायदा होने वाला है इस करंट ईयर में। और दूसरा, सरकार ने बजट 137 यानी 1.37 करोड़ बढ़ा दिया है, सो उसका भी फ़ायदा होने जा रहा है। इसके अलावा सरकार जो आत्मनिर्भर हेल्थ योजना है उसका भी इसको फ़ायदा होगा इन सबको। इसके अलावा सरकार के जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वदेश भारत है, उसमें 64,180 करोड़ मिले हैं, उसका भी फ़ायदा है। तो जो कंपनीज लाइक सीमेंस, पॉलीमेडिक्योर जो डिवाइसेस इंपोर्ट करती हैं, उनका जो ड्यूटी है 5% जीरो कर दिया, तो उनको फ़ायदा होगा। सो दैट कैन बी एडेड टू योर पोर्टफोलियो। देन इसके अलावा जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं लाइक सुप्रीम इंडस्ट्रीज, प्रिंस पाइप, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, एस्ट्रल पॉलिटेक थिंक, फिनोलेक्स, शक्ति पाइप्स, इनको भी फायदा होने वाला है, क्योंकि जीवन जल धारा वाली जो सरकार की स्कीम है, अमृत है स्कीम, उससे लोगों को फायदा होगा, और वो सरकार को उससे आपको ऑब्वियस है कि फायदा है। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनियां हैं उनमें से एल एन टी, के ई सी, कल्पतरु, आर ई सी, देन कमंस, गेल, पेट्रोनेट, अदानी पोर्ट्स, सेज, इनको फायदा होने वाला है। और वहीं पे जो ऑयल कंपनी उनको नुकसान होने वाला है। तो आप इनको ऐड कर लीजिए, ऑयल कंपनी बाहर कर दीजिए। क्योंकि अब इसके पीछे रीजन क्या है, सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जोर दे। तो एक तो उन्होंने कहा कि हम आवास जो योजना है उस पर दे रहे जोर, जिससे कि हाउसिंग डेवलपमेंट सेक्टर बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा, और जब वहाँ से पैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, सरकार यहाँ पैसा खर्चा करने जा रही है, काफ़ी पैसा खर्च कर रही है, तो उसका फ़ायदा यही होगा कि जॉब जनरेशन होगा, क्योंकि सरकार रेलवेज, एयरपोर्ट, पावर, ट्रांसमिशन लाइंस, इन सभी को मोनेटाइज करने जा रही है। जो पैसा आएगा वो यूज़ करे। तो अब ये जब सरकार मोनेटाइज करेगी तो खरीदेगा कौन? वो जो स्टैब्लिश कंपनी लाइक एल एन टी है, के ई सी हैं, कल्पतरु हैं, इसलिए। अब जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने की बात करें, बिल्डिंग की बात करें, तो बिल्डिंग का सामान बनाने वाली जो कंपनियां हैं लाइक कजारिया है, सेरा है, सैनिटरी वेयर है, सोमानी है, ये सब इसमें बढ़ने वाली हैं। इसके अलावा नेशनल हाईवे बनेगा, तो उसमें कौन, जो नेशनल हाईवे बनाने वाली कंपनियां हैं, नेशनल हाईवे बनाने वाली कंपनियां कौन कौन सी हैं? दिलीप बिल्डकॉन है, आईआरबी इंफ्रा है, पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर है, केएनआर कंस्ट्रक्शन है, ये सब, जीएमआर इंफ्रा है, ये सब इसके पार्ट होंगे। पावर में एनटीपीसी, टोरेंट पावर, सीईसी और टाटा पावर को काफ़ी महत्व मिलने वाला है, इंपॉर्टेंस उसमें इनका वजन बढ़ने वाला है।
अब सरकार जो डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही है उससे बीपीसीएल, कॉन्कॉर्ड, बीईएमएल, एलआईसी, आईओपी इनमें डिसइन्वेस्ट करेगा। तो आप करें क्या, आप शिपिंग कारपोरेशन, कंटेनर कारपोरेशन इनमें पैसा खरीद उनके शेयर जो अभी हैं मार्केट में वो ले सकते हैं आप। तो टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल और रिलायंस को फायदा होने वाला है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी ऑन इनपुट्स जो पार्ट्स है वो इंक्रीज कर दी गई है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली इनको जो इनके लिए अपॉर्चुनिटी बनती है कि आगे उसको बढ़ा सके। अब इसके अलावा जो मैं बात करूंगा आपसे कि जो कि ऑटो सेक्टर की मैं आपसे बात कर रहा था कि ऑटो सेक्टर दो तरह से काम करेगा। क्यों? देखिए, एक तो स्क्रैप पॉलिसी आई, लेकिन इमीडिएट टर्म में कोई स्क्रैप पॉलिसी का कल से फायदा हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। ये फायदा इसलिए होने वाला है क्योंकि जब स्क्रैप के अंदर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा, 5-6 महीने में इसकी पॉलिसी आ जाएगी। एग्जैक्ट क्या पॉलिसी होने वाली है, ग्रीन टैक्स क्या होगा और बाकी क्या चार्जेस होंगे, तो उसके बेस पे अब वो कंपनियां ऐसी कौन सी हैं जो ट्रांसपोर्ट बेस बनाती हैं, कमर्शियल व्हीकल बनाती हैं। उसमें एक तो है अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, आयसर। अब यही तीन के शेयर अगर आप देखें बजट के बाद से बूम फटे पड़े हैं। टाटा मोटर्स 266 से 331 के आसपास था आज, तो ये बढ़ रहा है और मेरे हिसाब से 435 के आसपास नियर टर्म में मैं देखता हूँ इसको, 1 से 1.5 महीने में। तो बाकी आपको अपना एनालिसिस करना है। सिटी बस जो ट्रांसपोर्ट है वो अशोक लीलैंड और टाटा मोटर्स ही बनाते हैं इंडिया में, तो इनको फायदा होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब की बात कर तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाली जो इक्विपमेंट हैं, गाड़ियां हैं, वो अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, आयसर बनाते हैं। कस्टम ड्यूटी जो रिडक्शन किया गया है स्टील का, तो जो ओईएम सामान बनाने वाली कंपनियां हैं उनको फायदा होने वाला है। कस्टम ड्यूटी इंक्रीज जब ऑटो पार्ट्स की, तो लोकल जो कंपनियां हमारी हैं उनको भी उसका फायदा होने वाला है। सो इस तरह से जो हमारी कुछ कंपनियां हैं इनको फायदा होगा और ये काफी अच्छे पैमाने पे। अब इन्हीं में मैं ऑटो में जो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, तो आप महिंद्रा, मादरसन सुमी है, महिंद्रा है, अशोक लेलैंड। कंज्यूमर गुड्स की मैं बात करूं तो क्योंकि कंज्यूमर के सरकार ने एक तो सबसे अच्छा काम किया है, कंज्यूमर गुड्स में कुछ नहीं बढ़ाया, यानी नो नो टैक्स इज ए गुड थिंग। सो टैक्स में इंक्रीज नहीं किया तो आईटीसी इज ए गुड थिंग नाउ। आईटीसी कंज्यूमर गुड्स के मामले में मानता हूँ एक अच्छी कंपनी आज की तारीख में होने वाली है। वोल्टास, हिंदुस्तान लीवर, इनको फायदा होगा। फाइनेंशियल्स की मैं बात करूं, मैंने ऑलरेडी कुछ बैंकों के नाम दे दिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बैंकों का आप नहीं छोड़ सकते किसी कीमत पे। तो उसमें आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी एंड मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। हेल्थ केयर में सन फार्मा इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन आप एच सी एल टेक, इन्फोसिस, इनको आप छोड़ सकते हो बिकॉज दे आर गोइंग टू बी द लूजर इन दिस पर्टिकुलर गेम। देन इंफ्रा में एल एन टी, के ई सी में आप करना आपको है। इन्फोसिस को, आईटी सर्विसेज के केस में इन्फोसिस को नुकसान होने वाला है तो थोड़ा सा, लेकिन ऑयल एंड गैस के केस में आप रिलायंस को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को मुझे थोड़ा उसके ऊपर डाउट है कि कुछ ज़्यादा उनका साथ अच्छा होने वाला है इस केस में। सो बेसिकली मैं यही कहूँगा कि जो बजट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इनके आसपास 5 सेक्टर्स में घूम रहा है और आपको इन्हीं 5 सेक्टर की कंपनियों पे अपना दिमाग लगाना है और इनमें से ही जो अंडर वैल्यूड कंपनीज हैं उनको ढूंढिए और उनके ऊपर पैसा लगाइए। मैंने उनमें से कुछ कंपनियां आपको अभी बताई हैं। इन्हीं कंपनी, इनके अलावा आप बाकी कंपनियों पर भी ध्यान देते रहिए और उनमें देखिए कि आपको किस तरह से फायदा और ज्यादा हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जनरली जब हम बात करते हैं मार्केट के, तो मार्केट में कुछ अंडर वैल्यूड कंपनियां भी आती हैं। मैं आपके साथ वो अंडर वैल्यूड जो कंपनियां हैं, जो एसएमई सेक्टर की कंपनियां हैं, या जो कंपनियां ऐसी हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, जो मिड कैप स्टॉक्स हैं, क्योंकि मिड कैप स्टॉक इस रैली में आपको अब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले हैं। तो लेकिन उनमें रिस्क भी रहता है मिड कैप, स्मॉल कैप में, क्योंकि उनमें पैसा आपका खराब भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट की और बिजनेस मॉडल की कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। सो थोड़ा सा आपको उस पर ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ एनालिसिस करके आपको ऐसी कुछ कंपनियों के बारे में बताऊंगा। सो लास्टली आप ये बजट दोबारा एक बार पढ़िए। बजट के मेरे जो 5 वीडियोस हैं उनको एक साथ, एक के बाद एक सीख पढ़िए, समझिए
और जब सुन लीजिए उसके बाद में कमेंट जरूर लिखिए और आप आगे क्या जानना चाहते हैं वो भी लिखिए। कुछ मित्रों ने फंड कहा था कि पीपीएफ में जो टैक्स की बात आई है तो उस पे सर बता दीजिए। तो मैंने कल के भी वीडियो में बताया था, लेकिन आज मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा पैसे कंट्रीब्यूट करते हो पीएफ में, तो जितना ज्यादा करते हो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल है। मैंने बताया था कि मान लीजिए आप 3 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करते हो और आपका 2.5 लाख रुपए से ज्यादा आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर 2.5 लाख से ऊपर किया है आपने, 3 लाख रुपए कर, तो 50,000 रुपए के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा, मान लिया इंटरेस्ट रेट 8% है, तो ये 4,000 रुपए का हुआ, तो आपके 4,000 आपकी इनकम में जुड़ जाएंगे और वो टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। टैक्स कितना लगेगा, आप जिस टैक्स ब्रैकेट में होंगे, जनरली 3 लाख कंट्रीब्यूट करने वाले लोग 20% और 30% में होंगे, तो आपको 30% या 20% टैक्स उसके ऊपर देना पड़ेगा। सो धन्यवाद दोस्तों इसी के साथ, और मेरी आपसे उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और अपने इस चैनल को फिनग्रोथ मंत्रा को सब्सक्राइब करते रहिए, और उसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी इसको रेफर करते रहिए। धन्यवाद। और आपने कुछ ही दिनों में इसको काफ़ी सब्सक्राइब किया है और करवाया है, तो मैं आपसे ये दोस्त बनाते रकम दोस्ती के तौर पे आपसे कहता रहूँगा कि भाइयों प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए और जल्दी से जल्दी इसको आगे बढ़ाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग सके। धन्यवाद। गुड नाइट दोस्तों।